बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ख़वातीनो हज़रात, ये तारीख़ में किसी एक बार नहीं हुआ, बारहा मरतबा ये हुआ है कि जब कभी भी लोग किसी साइंटिफिक तरीके से ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि दुश्मन बग़ैर वेपन के भी आपको नुकसान पहुंचाता है और पहुंचा सकता है, जिसको आम तौर पे बायोलॉजिकल वॉर कहते हैं, तो जो आम लोग होते हैं वो इस तहकीक के ऊपर या तो उसको बेवकूफ़ कहते हैं या कहते हैं कि ये अभी जो है वो झूठ बोल रहा है और सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन तारीख़ और वक्त बाद में साबित करता है कि वाक़तन जो है बायोलॉजिकल वॉर्स के थ्रू बहुत सी नेशंस को तबाह किया। इसकी एक मुकम्मल डॉक्ट्राइन और पूरी तारीख़ है जो इसके ऊपर रकम है कि बग़ैर वेपन के अपने नुकसान को कौमें जो है वो किस तरह से तबाह करती रही है। इसी डॉक्ट्राइन को, ये डॉक्ट्राइन मैं आपको बताऊंगा कि ये इसकी हिस्ट्री क्या है, बायोलॉजिकल वॉर्स कब से शुरू हुई है और कौन से ऐसे वाक़यात थे जिनके अंदर वेपन के इस्तेमाल के बगैर ही जो है वो दूसरी कौमों को तबाह कर दिया गया था, किस किस तरीके से और किस किस खौफनाक तरीके से। दूसरी बात, बलोचिस्तान के अंदर रात के ज़लज़ला आया, कितनी शिद्दत का था, कितने लोग जाबाक हो गए, कितने ज़ख्मी हुए, आप लोगों ने सब सुन लिया। लेकिन इस ज़लज़ले का बायोलॉजिकल वॉर के साथ क्या ताल्लुक़ है और इस ज़लज़ले का अमेरिका के बदले के साथ क्या ताल्लुक़ है, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो पहले चैप्टर के साथ ही आपको समझ आ जाएगी। जब मैं बताऊंगा कि किस तरह से कौमें बायोलॉजिकल वॉर्स करती हैं, बगैर वेपन के यूज़ किए हुए अपने दूसरे दुश्मन को नुकसान पहुंचाती हैं, तो मेरा दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि ये जो ज़लज़ला था ये कुदरती नौयत का था या ये कुछ और मामला था। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा क्योंकि ये जानना और ये सुनना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है एज ए पाकिस्तानी, और ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि अब जो है वो 5th से भी 6th जनरेशन वॉर का दौर आ चुका है और अब बहुत सी चीज़ें ऐसी पॉसिबल हैं जो आम आंख और आम अक्ल से समझना बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग समझते हैं शायद ये इंसिडेंटली हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अपने मौक़िफ़ को पूरी दलील के साथ, सबूत के साथ यहाँ पे रखूँगा आपके सामने। बाकी जो है वो सुनने वालों का और देखने वालों का फैसला है कि वो उस तहकीक के ऊपर अपनी क्या राय रखते हैं। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है आपके और हमारे साथ का। और हम सिर्फ खबर नहीं दे रहे होते, अगर आप हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं या आप नए सुनने वाले हैं तो हम सिर्फ खबर नहीं देते, एक मुकम्मल डॉक्ट्राइन बताते हैं आपको और उस बात के पीछे छुपे हुए पूरे तज्जिए को आपके सामने बर वक्त रखते हैं। जैसा मैंने कहा कि दुनिया के अंदर बड़े सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि एक कौम को, दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरी नेशन वेपन के जो इस्तेमाल है उससे बग़ैर भी उनको नुकसान पहुंचाते रहे हैं, जिनको आम जुबान में बायोलॉजिकल वॉर कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये जो ज़लज़ला इस वक्त आया है ये किस तरह से रिलेट कर रहा है, वो उसके पीछे पूरी एक डॉक्ट्राइन आपको समझनी और सुननी पड़ेगी कि किस किस तरह से दुनिया के अंदर बायोलॉजिकल वॉर्स में नेशंस अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाती रही हैं और बड़ी ठीक ठाक तरीके से। सुनिए, सबसे पहले शुरू करते हैं पहली जंग अजीम से। पहली जंग अजीम में जर्मन फौज ने हैज़े की बीमारी को जो है वो फैलाया, गंदम की जो फसल होती है उसको तबाह करने वाली फंगस ईजाद की, रूस के कई इलाकों में ताउन फैलाया, मेसोपोटामिया में कई खच्चरों को मुतासिर करने वाली एक मेडिसिन ईजाद की, जिसके बाद उनके खच्चर जो थे वो सही तरह चल नहीं पा रहे थे, सही तरह दौड़ नहीं पा रहे थे। फ्रांसीसी कैवलरी के घोड़ों को बीमार करने के लिए बाकायदा तौर पे उनकी जो खुराक थी उसके अंदर वो जहर मिलाया गया। ये पहली जंग अजीम के वाक़यात हैं। और ये जो मैं बायोलॉजिकल वॉर की डॉक्ट्राइन बता रहा हूँ ना, इसकी रिसर्च, ये आर्टिकल्स और ये सारी जो तहकीक है ये कहाँ पे छुपी हुई है, कहाँ लिखी हुई है, कहाँ इसको जो है वो ऑन किया गया, वो भी रेफरेंस आपको बाद में दूंगा ताकि आप जाके क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं ये महज क्या से राइयाँ नहीं। दूसरी जंग अजीम की बात करते हैं। दूसरी जंग अजीम में जापानी फौज ने मंचूरिया के अंदर बायोलॉजिकल वॉर जो वेपन्स होते हैं उनको रिसर्च करने के लिए, तहकीक करने के लिए एक बाकायदा तौर पे मंचूरिया के अंदर यूनिट कायम किया, जिसको आज भी लोग यूनिट 731 के नाम से जानते हैं। आप गूगल पे जाके ये सर्च कर सकते हैं, मैं इन पे सारे रेफरेंसेस आपको दूंगा। उस मंचूरियन जो रिसर्च वॉर बनाई जिसके अंदर उन्होंने मेडिसिन बनानी थी, जिसके अंदर उन्होंने
बायोलॉजिकल वॉर को यूज़ करते हुए दुश्मन को नुकसान पहुंचाना था, उसमें उन्होंने जो मुख्तलिफ बीमारियां बनाई उसको टेस्ट करने के लिए 3000 कैदियों के ऊपर उसको जो है वो परखा गया, देखा गया, और जब जो मेडिसिन उनकी ठीक हुई उसको जो है दूसरी जंग अजीम के अंदर अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। उसके बाद बात करते हैं वियतनाम की। जब वियतनाम के अंदर जंग लगी तो वियतनाम की जंग में पहली मर्तबा बुनियादी तौर पे ऐसे खंजर इस्तेमाल हुए जो देखने में बड़े सादा और सिंपल लगते थे, लेकिन उन खंजर के साथ जहर लगा होता था जो जिस्म के अंदर जाके जिस्म की जो वेन्स होती हैं उनको ख़राब करता था। और इस बात का, इस चीज़ का जो है वो वक्ती तौर पे आम आंख और आम लोग जो हैं उनकी अकल से चीज़ें बाहर थी। उसके आगे बात कर लेते हैं। वियतनाम के बाद भी बहुत सी चीज़ें हुई। आप जानते हैं कि अभी 5th जनरेशन वॉर का दौर है, जिसको आज से कुछ थोड़ी देर पहले जो है वो इस्तेमाल किया गया, थोड़ी देर पहले जो है वो उसको कहा भी गया कि 5th जनरेशन वॉर जो है उसको, उसके अंदर इकोनॉमिकल टेररिज्म होगा, उसके अंदर जो है वो बाउंड्री टेररिज्म होगा, उसके अंदर जो है वो ब्लॉक टेररिज्म होगा। लेकिन जब ये लॉबी यूज़ करना शुरू की गई थिंक टैंक्स की तरफ से, तो आम लोगों ने ये कहा जी ये तो बड़ा कोई अजीब सा नाम है और बड़ी अजीब सी वॉर, ये कैसे मुमकिन है। आज पूरी दुनिया मानती है कि 5th जनरेशन वॉर एग्जिस्ट करती है और एक कौम बगैर किसी वेपन के दूसरी कौम को जो है वो नुकसान पहुंचाती है मुख्तलिफ चीज़ों के थ्रू। कैसे? जैसे किसी की एजुकेशन को तबाह कर दो, जैसे किसी के कल्चर को तबाह कर दो, जैसे किसी के तहजीब को तबाह कर दो, किसी के दीन को तबाह कर दो। मुसलमानों के साथ जो है वो आज क्या हो रहा है, बेहयाई एक पूरे प्री प्लान तरीके से कैसे फैलाई जा रही है, इसके ऊपर बाकायदा तौर पे रिसर्च और आर्टिकल्स मौजूद। उसके बाद जब नया सोशल मीडिया आया तो बहुत से थिंक टैंक्स थे उनकी राय ये थी, उन्होंने ये कहा कि ये एक मीडिया वॉर शुरू होने जा रही है और अब बाकायदा तौर पे स्क्रीन के थ्रू, मीडिया के थ्रू जो है वो जहन साजी की जाएगी और उसको एक कौम को तबाह करने के लिए इसको एज ए वेपन यूज़ किया जाएगा। बड़े सारे लोगों ने सवाल उठाए। आज दुनिया मानती है कि सोशल मीडिया का एक अच्छा खासा इम्पैक्ट है आम जिंदगी के ऊपर। टेक्नोलॉजी वॉर के ऊपर भी यही चीज़ें की गई। टेक्नोलॉजी वॉर को यूज़ करते हुए आज एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क को पीछे छोड़ रहा है, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक जो है दूसरे मुल्क की ऐसे डिस्टर्ब हो रही है जैसे कभी देखने को नहीं मिली थी। फिर अभी हालिया बात कर लेते हैं। कोरोना जो है जब से आया है, कोरोना के ऊपर न जाने हज़ारों लाखों रिसर्च आर्टिकल्स छप चुके हैं कि इसके ऊपर बाकायदा तौर पे, मुत्तफ़क़ा तौर पे दुनिया के साइंटिस्ट अभी इकट्ठे ही नहीं हो पा रहे कि ये प्री प्लान वायरस था या ये जो है वो प्री प्लान नहीं था, वैसी कोई कुदरती आफत आई। इसकी वैक्सीनेशन के हवाले से भी यही पूरी दुनिया के साइंटिस्ट के अंदर जो है वो आपस में इत्तेफाक नहीं पाया जाता। कुछ लोग कहते हैं वैक्सीनेशन जो है वो करवाएं, कुछ लोग कहते हैं ये पूरी दुनिया को जो है वो वन वर्ल्ड ऑर्डर के तहत एक जगह कंट्रोल करने के लिए, इमोशंस कंट्रोल करने के लिए प्लान गेम की जा रही है। तो ये भी चीज़ जो है वो नहीं समझ आ रही कि बायोलॉजिकल वॉर है या ये किस तरफ जा रही है। फिर एक और चीज़ आपको बताता हूँ। यूएई के अंदर जो लोग, आप में से देखने सुनने वाले लोग अगर दुबई वगैरह में, शारजा में, अबू धाबी में रहे हो, विज़िट किया हो, तो अभी वो जानते होंगे कि हालिया बरस जो है वो यूएई के अंदर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की गई है मसनूई बारिश की। आज से कोई 50 साल पहले, ये 50 साल भी बहुत बड़ी बात है, 30 साल पहले भी अगर कोई बंदा इस तरह की बात करता था कि मसनूई बारिश हो सकती है तो लोग उसके ऊपर कुफ्र का फतवा लगा देते थे। आज यूएई के अंदर मसनूई बारिश की जाती है अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया के अंदर बायोलॉजिकल वॉर को डिफेंड करती हैं और ये बताती हैं कि इस तरह के वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए बहुत से दुश्मनों ने अपने दुश्मनों के खिलाफ बहुत से काम किए। शुरू में जो मैंने आपको बायोलॉजिकल वॉर्स की पहली जंग अजीम की और दूसरी जंग अजीम की जो तारीख बताई है, उन आर्टिकल्स को आप दुनिया के इस वक्त बड़ी टॉप रेटेड वेबसाइट है मेडिसिन हेल्थ के नाम से, जिसके ऊपर मेडिसिन के रिलेटेड सबसे स्ट्रॉन्ग आर्टिकल्स पड़े होते हैं, उसके ऊपर जाके आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो एक मेन चीज़ जो इस आर्टिकल में छपने वाली है और जिसको जो है वो मज़ीद लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो ये भी है कि आइंदा दौर जो है उसको 6th जनरेशन वॉर का कहा जा रहा है। और उसके अंदर जो
टेक्नोलॉजी है वो सैटेलाइट के थ्रू, वो मशीनरी के थ्रू एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री से तीसरी बाउंड्री इस तरह से डैमेज करेगी कि देखने और सुनने में यही लगेगा कि ये सारे नुकसानात जो हैं वो कुदरती हो रहे हैं, ये सारे नुकसानात जो हैं वो उनका कोई लिंक नहीं है, लेकिन वो किसी दुश्मन की साजिश हो सकती है। अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर कि जो बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त ज़ल्ज़ला आया उसके अंदर उसको हम क्यों इस तरह से सोच रहे हैं या इस एंगल से क्यों सोच रहे हैं। ये तो फैक्ट है कि ये सारी मेरी अपनी रिसर्च है, ये सारी मेरे अपने थॉट्स है। मुमकिन तौर पे ये ठीक भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं दलील के साथ कम अज़ कम बात कर रहा हूँ। हरनाई के इलाके में सबसे ज़्यादा नुकसान हुए और वो जो इलाका है वो सी पैक को जोड़ता है और बड़ा मेन एक शाहराह है जो सी पैक प्रोजेक्ट के अंदर बड़ी अहमियत की आमल रखती है। इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर जितने भी दुश्मन ममालिक हैं, दुश्मन अनासर हैं, वो ये नहीं चाहते कि सी पैक का प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब हो, क्योंकि वो अगर कामयाब होगा पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होगा, पाकिस्तान की जो इकॉनमी बेहतर होगी, पाकिस्तान कर्जे लेना छोड़ देगा और पाकिस्तान फैसले अपनी मर्जी से लेगा। और पाकिस्तान वो वाहिद सुपर पावर है जो इस्लामिक कंट्री है और उसके पास एटॉमिक पावर है। तो अगर पाकिस्तान अपने फैसले खुद लेना शुरू कर देगा, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बाउंड्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो क्या पाकिस्तान दुश्मनों को आंखें नहीं दिखाएगा? बड़े सारे सवाल हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी के ऊपर उठाए जा सकते हैं और बड़े सारे ऐसे सवाल हैं जो ये फैक्ट जो है खड़ा करते हैं और ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये जो मामला है ये कुदरती ही था या ये बायोलॉजिकल वॉर थी। बहरहाल मैं इन सारी डिटेल्स और फैक्ट्स के साथ अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप इन सारे फैक्ट्स को, इन सारी डिटेल्स को किस तरह से देखते हैं? क्या वाक़तन ये कुदरती आफत थी या ये सी पैक के प्रोजेक्ट को मुतासरा कर दे? क्योंकि वो सारे इलाके बंद हो गए, अब उसमें काम जो है वो रुक जाएगा। तो ज़रा इसको सोचते हुए, इसको देखते हुए और इन सारे फैक्ट्स को देखते हुए, तारीख जो है उसको देखते हुए आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि ये वाक़तन कोई साजिश हो सकती है, अभी अमेरिका का बदला हो सकता है। जो CIA के एजेंट्स पिछले दिनों पाकिस्तान ISI के हवाले से ये खबर गर्दिश कर रही है कि उन्होंने CIA के अड्डे और एजेंट्स यहाँ से उड़ाए, तो क्या ये अमेरिकन कोई साजिश है या वाक़तन ये कुदरती आफत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मुझे अभी इन सारी डिटेल्स के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान के नौजवानों का हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।